Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for the second session of our कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा सीरीज और आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए और टॉपिक्स को कवर करेंगे. एज वी हैव स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो ज्योग्राफी का ही कुछ और टॉपिक्स देखेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम. सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस फॉर दिस सेशन एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो जैसा हमने देखा था कल की क्लास से, इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्लास प्लीज लेट मी नो. अगर लास्ट क्लास से आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए. आई वुड ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो आई होप सिंसियरली ऑल ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चंस. सो व्हाट वर द क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, विच रिवर कट्स द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया ट्वाइस. तो उसके आंसर्स थे माही रिवर इन इंडिया, लिम्पोपो रिवर इन साउथ अफ्रीका एंड इक्वेटर को कट करने वाली वॉज कॉन्गो रिवर. दूसरा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन. सो उसमें काफी सारे बच्चों ने रशिया बोला था, बट एक्चुअली द आंसर इज फ्रांस. एंड द रीजन इज क्योंकि फ्रांस के काफी सारे आइलैंड कंट्रीज हैं. जैसे जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, इट हैज अ लॉट ऑफ कॉलोनीज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द अर्थ. वैसे ही फ्रांस के भी स्टिल मेनी आइलैंड्स आर देयर जो फ्रांस के कंट्रोल में है. एंड बिकॉज that France has a lot of time zones. Although the country का area is limited, but it is spread out because it has a lot of islands at various places. यहां से एक और आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन निकलता है, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना ही आना चाहिए rather than solving 10,000 20,000 MCQ की नौटंकी. अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट. सो यहां से होमवर्क का आपका पहला सवाल आज का यहीं से निकलता है. फ्रांस का एक आइलैंड है इंडियन ओशियन में. इंडियन ओशियन इंडिया के पास ही फ्रांस का एक आइलैंड है वहां. सो आपको उस आइलैंड का नाम बताना है. एक्चुअली फ्रांस और यूएस ज्वाइंटली इस आइलैंड को काफी मैनेज करते हैं. सो आपको उस आइलैंड का नाम बताना है. इंडिया भी इस आइलैंड में काफी इंटरेस्टेड है और इसीलिए इंडिया ने फ्रांस के साथ एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट काइंड ऑफ एग्रीमेंट भी किया था. ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही. जिनको आंसर पता है कमेंट्स में बताना. बिल्कुल, आज महादेव की कृपा से सेकेंड सेशन स्टार्ट हुआ है. आप सबकी कृपा महादेव पे बनी रहे. ओके, ठीक है. So let's start. Those of you who are here for the first time, hi guys, welcome. I am Akshay Badola. I belong to the 130th course of National Defense Academy and I was recommended in my first attempt from 1AFSB Dehradun. Recently, I have also been able to secure All India Rank 1 in the UPSC CAPF 2020 exam and I would be guiding in your journey of becoming वर्दी of वर्दी. तो इस जर्नी में मैं आपका साथ देने के लिए आया हूं ताकि आप वर्दी बन सके, उस वर्दी के जो आपका सपना है. सो ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे. वी हैड स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आज एक नई थीम ज्योग्राफी की उठाते हैं, दैट इज मोशंस ऑफ अर्थ. सो मोशन यानी जो भी चाल है पृथ्वी की, वो कितनी प्रकार की चाल है. तो ये तो आप नर्सरी क्लास से सीखते आए हैं कि अर्थ दो तरीके के मोशन देखते हैं. एक क्या, अर्थ एक अपनी धुरी पे घूमती है ऐसे, और दूसरा अर्थ सूरज के अराउंड घूमती है. सो व्हाट आर दीज टू मोशंस एसेंशियली? अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूमती है दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन, एंड व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड द सन देन दैट मोशन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन. इतना तो सभी जानते हैं, ठीक है. सो दैट इज क्लियर. अब अर्थ जो रोटेट करती है वो किस से किस दिशा में रोटेट करती है, दैट वी हैव स्टडीड इन डिटेल यस्टरडे. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मैंने आपसे यहां पे एक और होमवर्क का सवाल पूछा था, कौन से दो प्लैनेट्स हैं जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट नहीं करते. सो द आंसर वाज टू प्लैनेट्स वर. फर्स्ट वाज यूरेनस. यूरेनस एक्चुअली आप देखोगे तो लार्जली आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ को रोटेट करता हुआ दिखेगा. एंड सेकेंड वाज वीनस. वीनस जो है वो आपका ईस्ट से वेस्ट को रोटेट होता हुआ दिखेगा. ओके, सो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है. दीज आर द टू एक्सेप्शन प्लैनेट्स दैट डोंट रोटेट इन दिस फॉर्म. अब अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है अपनी एक्सिस पे? सो अर्थ को रोटेट करने में हम जनरली जो मानते हैं 24 आवर्स लेके चलते हैं. एसेंशियली ये 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड सेकेंड्स होता है. एंड ये जो इसके इवेंचुअली इसकी वजह से वी अप्रोक्सीमेट एंड देन वी बिल्ड एन एक्स्ट्रा वो
बट लार्जली टू बी प्रिसाइज हम 24 आवर पे भी इसको सेफली एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ रोटेशन। तो वापस से यही समझाने के लिए हम अपने पुराने दोस्त माचिस के पास जाते हैं, ठीक है। ये सूरज है और ये अर्थ की सरफेस है जो सूरज की तरफ है। तो ये सूरज की रोशनी आई इस जगह पे, 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 पूरे पे, ठीक है। अब ये रोटेट कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, रोटेटिंग लाइक दिस, रोटेटिंग लाइक दिस। तो क्या होगा, अब इस जगह पे सूरज की रोशनी पड़ी, तो ये वाली जो जगह है इस जगह पे तो रोशनी पड़ नहीं रही अब, तो ये वाली जगह तो अंधेरे में आ गई, तो इस जगह पे अब क्या हो गई, नाइट हो गई। तो एसेंशियली अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाए कि डेज एंड नाइट के पीछे क्या रीजन है, तो आंसर वुड बी रोटेशन ऑफ अर्थ, नॉट रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। सीडीएस में पूछा जा चुका है ये सवाल, ठीक है। ओके, अब अगेन एक और चीज, अगर अर्थ से रोशनी निकल रही है और इस हिस्से पे गिर रही है, तो जिस हिस्से पे अर्थ की रोशनी गिरती है उस हिस्से को क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगेन ये वन लाइनर्स की फॉर्म में आती है, एग्जाम में एक टर्म दे देगा एक तरफ और दूसरी तरफ मैच द फॉलोइंग में आपको दे देगा, सीएपीएफ के पेपर में, एनडीए के पेपर में, कि व्हाट डज दिस टर्म मीन। तो आपको पता होगा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। यहां से जो सूरज की रोशनी आई, अर्थ इज, हमने कल भी देखा था ये बात डिटेल में, दैट अर्थ की जो एक्सिस है इट इज टिल्टेड, अर्थ की एक्सिस इज टिल्टेड एट व्हाट एंगल, 23.5 डिग्री एंगल। सो अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है और सपोज यहां पे भी है अवर सन, ये है हमारा सन और सन से रोशनी पड़ रही है, तो सन की रोशनी जिस एरिया में आ रही होगी, इतना एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसको हम क्या बोल देंगे, इतने एरिया को सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, सो इसके इस तरफ रोशनी है, इस तरफ अंधेरा है, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस मच इज क्लियर। ओके, सो अर्थ का हमने टिल्ट कल की क्लास में डिस्कस किया था, 23.5 डिग्री बनाता है विद द वर्टिकल। सो अगर आप लेट सपोज दिस इज अर्थ एंड लेट सपोज दिस इज द वर्टिकल, तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, दिस एंगल वुड बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी नॉट नॉर्थ, 23.5 डिग्री। एंड सिमिलरली जो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन होगा, जो ऑर्बिटल प्लेन होगा, ये जो एंगल बनाएगा दिस वुड बी 66.5 डिग्री। तो ये पता होना चाहिए 23.5 कौन सा है और 66.5 कौन सा है। इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो 66.5 जो है वो ऑर्बिटल प्लेन वाला है, यानी इफ दिस इज द अर्थ, तो यहां जो एक्सिस अर्थ का रोटेशनल वाला जो एक्सिस, ये वाला जो है, दिस इज 66.5, और 23.5 कौन सा है, ये वाला जो अर्थ की एक्सिस बना रही है। ओके, सो 23.5 एंड 66.5 क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब ये जो 24 घंटे का टाइम है, यानी अर्थ जब रोटेट करना शुरू करती है और रोटेट करके दोबारा से उसी जगह पे पहुंचती है जहां से उसने रोटेशन स्टार्ट किया था, देन इट इज कॉल्ड एज अ अर्थ डे। 24 घंटे को अर्थ डे बोलते हैं। एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज सोलार डे। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है व्हाट इज सोलार डे। सो ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसके इस तरफ क्या रहेगा, दिन रहेगा, इसके इस तरफ नाइट रहेगी। सो दिस इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। दूसरा आपको एक्सिस का जो मैं बोलना चाह रहा था, बता रहा था, टिल्ट, वो आपको इस इमेज से और क्लियर होगा। सो ये जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस है एंड ये वर्टिकल एक्सिस अगर मैं यहाँ पे एक मानूं, सो ये जो एंगल है दिस वुड बी 23.5, ठीक है। और ऐसे ही अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल अगर मैं एक चीज ऐसे मानूं और एक लाइन अर्थ के हॉरिजॉन्टल ऐसे मानूं, तो ये जो एंगल होगा दिस वुड बी 66.5 डिग्री, ठीक है। ओके, so this is the first kind of motion, अर्थ का रोटेशन, it is responsible for what, day and night। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थ रिवॉल्व किस पे करती है। अर्थ रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्स के ऑर्बिट पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। या इलिप्स अगर आप लोगों ने वो पढ़ी है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोई इलिप्स की इक्वेशन बता सकता है। अगर मेरे को भी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, but I guess it used to be somewhat like this, x by a का होल स्क्वायर, y by b का होल स्क्वायर बराबर कुछ k कांस्टेंट। I'm not very sure, but I guess it used to be somewhat like this, ellipse की इक्वेशन। और ये a और b क्या होते थे, a and b used to be the coordinates or the focuses of the ellipse। so इनमें से जब अर्थ सूरज के अराउंड इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, तो एक फोकस पे होता है सन और दूसरे फोकस पे कुछ नहीं होता, एंड देन अर्थ मूव्स around this
सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्यों घूमती है, किसी और ऑर्बिट में क्यों नहीं घूमती? बिकॉज ऑफ द केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ की वजह से अर्थ मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, क्योंकि उसने एक इक्वेशन दी थी केपलर्स लॉ में कि जो बिल्कुल सही विजेंद्र, इंग्लिश की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है? वो सब बाद में डिस्कस करेंगे इंग्लिश का। नहीं बेटा, सन सोलर डे इज नॉट दैट, सोलर डे इज नॉट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो अराउंड द सन। अर्थ का सूरज के अराउंड जाने का जो टाइम लगता है दैट इज एसेंशियली नॉट सोलर डे, इट इज द रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, ठीक है? ओके आर्यन, आप प्लीज स्पैम मत करिए चैट में, अदरवाइज आई वुड सिंपली ब्लॉक यू। ओके, सो केपलर्स लॉ की वजह से इट इज मूविंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकसेस। ओके, सो दिस इज प्रीटी मच क्लियर। इतना फंडा सबको क्लियर है? इफ दिस मच इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो यहीं पे एक फॉर्मूला आता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, नॉट इंपॉर्टेंट, बट एसेंशियली टाइम और रिवॉल्यूशन जो रेडियस है उसको लेके एक रिलेशनशिप है। बट केपलर्स लॉ हमें पता होना चाहिए कि अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट कौन से लॉ के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? केपलर्स लॉ के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। और अर्थ को सूरज के अराउंड चक्कर जब मारना होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है? 365 दिन एंड 1/4 डे लगते हैं। तो ये 1/4 डेज ओवर 4 ईयर मिलके 1 डे बना देते हैं। दैट इज वाई लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, बिकॉज अर्थ को रिवॉल्व करने का मतलब, इस जगह से अगर अर्थ ने शुरू किया सूरज की परिक्रमा करना तो वापस घूम के इसी जगह पे कितने टाइम बाद आता है? सो एसेंशियली दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी 365 एंड 1/4 डेज, ठीक है? ओके, सो दिस इज क्लियर। ये वाला फंडा क्लियर हुआ इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला, कि इलिप्टिकल में क्यों घूम रहा है एंड टाइम कितना लग रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा एक डे 1/4, इसीलिए हम साल को 365 दिन ही मानते हैं। और ये जो 1/4 आ रहा होता है, इसको 4 साल बाद आफ्टर एवरी 4 ईयर्स वी एड इट एज अ वन सेपरेट डे एंड दैट बिकम्स अ लीप ईयर। और ये दिन हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आता है। कैसे आता है उसको समझते हैं। आई वुड जस्ट शो यू एन इमेज, तब थोड़ा क्लियर होगा। हाउ डज इट लीड टू चेंज इन सीजन्स? तो रोटेशन से हो रहा है डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशन से होगा आपका सीजन्स चेंज। कैसे याद रखना है? क्रांति जब आती है, क्रांति जब आती है तो मौसम बदल जाता है, आबो हवा जगह की बदल जाती है। रूस में क्रांति आई, फ्रांस में क्रांति आई, तो क्या वो वहां के जनमानस का मूड ही बदल गया। क्रांति आती है तो पूरा प्रचुर परिवर्तन लाती है, दिन रात जैसा छोटा चेंज नहीं, पूरे के पूरे सीजन बदल देती है। तो ऐसे याद करना है, क्रांति आएगी, रिवॉल्यूशन आएगा तो क्या चेंज होंगे? सीजन्स, ठीक है? बचा क्या? रोटेशन, तो रोटेशन वुड बी डे एंड नाइट। अब कैसे होता है ये, इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। सीजन्स के चेंज होने के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करता है, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? देखो, अर्थ इज प्रेजेंट ऑन एन इंक्लाइंड एक्सिस, अर्थ रोटेट्स ऑन एन इंक्लाइंड एक्सिस। ये अर्थ की एक्सिस है, इट इज इंक्लाइंड लाइक दिस, एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस। तो ये अर्थ है अगर, तो इस एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रही है, ठीक है? रोटेट तो कंटिन्यूअसली कर ही लिया। टू हेल्प यू विजुअलाइज इट बेटर, लेट मी डू वन थिंग। इस चीज को आप बढ़िया से विजुअलाइज कर पाओ तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अर्थ इज लाइक दिस, ओके, एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ओके, एंड दिस इज सन। ओ, यहां से कुछ काम की चीज निकल रही है जो मेरे काम आने वाली है, ओके, बट एनीवेज, ठीक है? सो it is rotating like this on its own axis. अब क्या हो रहा है? This is sun, okay, and it is rotating like this. But it is not just rotating, it is also revolving. Okay, मैं इनको निकाल ही देता हूं, ठीक है? So it is not just rotating. ये अर्थ से जैसे जैसे थैनोस अपनी चुटकी बताता जा रहा है, लोग भी गायब होते जा रहे हैं, ठीक है? So it is rotating like this around the sun. This is sun, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे। बट अगेन अंडरस्टैंड, ये इंक्लाइंड है और इंक्लिनेशन की पोजीशन यही है, ठीक है?
So earth is inclined like this, it is rotating like this. अब it is reaching this position, still it is inclined like this. Then it is in this position now and still it is inclined like this. अभी इस पोजीशन में आया, still inclined like this. फिर इस पोजीशन में आया, अगेन inclined like this. ठीक है, तो ये चीज समझ आई आपको इंक्लिनेशन वाली बात? ओके, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या चीज समझ आई बेटा? माचिस की जरूरत पड़ जाती है, तुम्हें पता है माचिस किस काम आती है, तो जरूरत पड़ती है माचिस की। ठीक है, सो अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे दो कॉन्सेप्ट हमें निकलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है अर्थ इंक्लाइंड थी। ठीक है, अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड थी लाइक दिस। सो इफ सपोज दिस वाज द सन, ये चीज सन है। ठीक है, ये सन थी और ये अर्थ थी। तो अभी देखो ये इसकी तरफ झुकी हुई है ना, सूरज की तरफ झुकी हुई है ना, और जस्ट यही, क्योंकि एक्सिस तो यही रहने वाली है अर्थ की रोटेशन की, तो अगर यही चीज इस जगह पे चली जाए तो अब क्या, झुकाव दूसरी तरफ आ गया। आर यू एबल टू सी कि अभी झुकाव इस तरफ था और जब इधर पे था तो झुकाव इस तरफ था। ओके, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस झुकाव। अभी देखो जब ये इधर को झुकी हुई है तो मोर देन 50% ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मोर देन 50% एरिया सूरज के क्षेत्र में आ रहा है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर का मोर देन 50% ये डार्क वाले एरिया में आ रहा है। सेम चीज जब इस पोजीशन पे आएगी, जब ये वाली एक्सिस दूसरी तरफ को झुकी होगी, तब मोर देन 50% ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर का एरिया सूरज की तरफ आ रहा होगा, एंड मोर देन 50% ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एरिया डार्कनेस या अंधेरे की तरफ आ रहा होगा। डज दिस मेक सेंस टू यू? ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, ये माचिस दूसरों को जलाने के लिए नहीं है, दूसरों को जलाने के लिए रिजल्ट ही काफी है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। सो ओपी हो जाए अभिषेक एक बार चैट में। ठीक है, तो अभिषेक कह रहे हैं माचिस दूसरों को जलाने के लिए नहीं है, रिजल्ट ही काफी है दूसरों को जलाने के लिए, जलाना नहीं है किसी को। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया ना, अब मेजोरिटी ऑफ इट इज इन द सन लिट जोन, सूरज की रोशनी वाले जोन में है। सो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब इस समय होगा तो समर्स वुड बी लॉन्गर। इस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स लंबी होंगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सूरज की रोशनी रहेगी, अप टू दिस पॉइंट सूरज की रोशनी रहने वाली है। इसीलिए इस समय पे जब ये वाली पोजीशन होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स वुड बी लॉन्गेस्ट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स वुड बी लॉन्गेस्ट इन दिस फेज। तो विंटर होगी सदर्न हेमिस्फीयर में और समर होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब एक पर्टिकुलर दिन ऐसा होगा जिस दिन समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट होगी एंड विंटर सदर्न हेमिस्फीयर में उस दिन लॉन्गेस्ट होगी सिमिलरली। सो क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपसे बोलूं किस दिन दिन सबसे लंबा होगा, ऑन विच डे सूरज सबसे ज्यादा देर तक का रहेगा या रात सबसे छोटी होगी, तो उसको हम समर सॉलिस्टाइस बोलते हैं। सॉलिस्टाइस इज एसेंशियली दैट डे जब एक चीज अपने मैक्सिमम लिमिट पे है, एक चीज अपने मिनिमम लिमिट पे है। तो ये अगेन हमारा 22 है। अगर मैं आपसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो मैं आपसे पूछूंगा समर सॉलिस्टाइस किस डेट को पड़ता है, तो आप बोलोगे सर कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। बाय डिफॉल्ट जनरली पेपरों में जो वो बोलते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए बोलते हैं। सो समर सॉलिस्टाइस एसेंशियली वो दिन होगा जब सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा देर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही होगी और रात सबसे छोटी होगी। तो समर सॉलिस्टाइस यूजुअली सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, एंड अगेन रिमेंबर इट इज फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में जो होगा इट वुड बी विंटर सॉलिस्टाइस। 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में रात सबसे लंबी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कई लोग बार मिस कर जाते हैं, उनसे पूछो समर सॉलिस्टाइस कब होता है, वो झट से जवाब देते हैं 21 जून, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट द आंसर इज फॉर द नदर्न हेमिस्फीयर अलोन। इसीलिए 21 जून की यही एक वन ऑफ द रीजंस था व्हाई 21 जून वाज चोजन एज अ स्पेशल डे, स्पेशल इंटरनेशनल डे फॉर समथिंग। टेल मी इन द कमेंट्स, होमवर्क है 21 जून को वाज चोजन एज अ स्पेशल डे फॉर व्हाट? ओके, ठीक है, बिल्कुल इट्जी, ठीक है।
सो होमवर्क क्वेश्चन है 21 जून, तो ये हो गई समर सेलिस्टाइज। अब इसकी जस्ट अपोजिट पोजीशन पे आ जाते हैं, जब ये एकदम अवे दूसरी तरफ को झुक रहा है, मतलब मुंह मोड़ लिया इसने सूरज से, दूसरी तरफ को झुक रहा है, तो अब क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे सबसे ज्यादा शैडो वाला पोर्शन रहेगा, सूरज का तरफ वाला पोर्शन बहुत ही कम रहेगा, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी, विंटर आ जाएगी। इसीलिए इसको कई बार बोला जाता है विंटर सोलिस्टाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या सिर्फ विंटर सोलिस्टाइज भी कई लोग आसानी में बोल देते हैं। इट फॉल समवेयर अराउंड 22 दिसंबर के आसपास। तो अंडरस्टैंड, जब 22 दिसंबर अपने यहां विंटर सोलिस्टाइज है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में वो समर सोलिस्टाइज होगा। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, इसीलिए आप देखते हो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस जो होते हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कौन सा होता है, जरा ये भी कमेंट करके बताना। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एफकैट जो देखे आए, उस समय आप देखते हो वो हाफ शर्ट में मैच खेल रहे होते हैं कई बार, ठीक है। सो द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि उस समय वहां पे समर होगी और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे होगा। इट वुड बी द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। एनी डाउट इन दिस, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। तो इसीलिए विंटर सोलिस्टाइज बोलेंगे 22 दिसंबर को। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, ये झुकाव का असर कब पड़ रहा था, जब ये इस पोजीशन में था और जब ये इस पोजीशन में था। अब अगेन जब ये इस पोजीशन में आएगा तब तो झुकाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूरज है इस तरफ और ये झुका है इस तरफ, तो असेंशियली इंक्लिनेशन का कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी तो ये इक्वली पूरे एरिया को कवर करेगा। वाई? झुकाव का असर कब पड़ना था, जब ये झुकाव या तो इस तरफ से था या इस तरफ से था। अभी इसके पैरेलल ही है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। So at these positions, when the inclination of the earth is parallel to the sun, तब दिन और रात एग्जैक्टली बराबर होते हैं, बिकॉज कोई भी एरिया सूरज की तरफ को ज्यादा झुका नहीं है। सो इसकी वजह से दिन और रात बराबर होंगे। तो सच अ पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। इक्वी मतलब ये आप समझते हैं इक्वल। तो ये दो टाइम होता है, एक बार होता है स्प्रिंग के समय में और एक टाइम होता है पतझड़ के समय में, ठीक है। So it is 21st March and 23rd of September. Okay. So क्या ये डेट्स अंडरस्टैंड करनी है? हाँ, यू मस्ट अंडरस्टैंड और ट्राई टू रिमेंबर देम। कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो मैं अप्लाई करता था, महीने लिखते जाओ। मार्च में आप सब जानते हैं सर्दी गर्मी बराबर होती है नॉर्थ में, जून भयंकर गर्म होता है, देन सितंबर में दोबारा से मौसम थोड़ा अच्छा होता है, देन दिसंबर में फिर से दोबारा से कड़ाके की ठंडी पड़ती है। सो इस तरीके से इन डेट्स को लिख लो। 20 यहां पे लिख लो, 21 यहां पे लिख लो, या ऐसा भी कर सकते हो 21 यहां लिख लो, 22 यहां लिख लो, 23 यहां लिख लो। मैं तो एसेंशियली 20 से लिखता था, 20, 21, 22 और 23, ठीक है। सो एसेंशियली इनके आसपास, यानी 20 मार्च के आसपास, 21 मार्च के आसपास, 21 जून के आसपास, 23 सितंबर के आसपास और 22 दिसंबर के आसपास यू वुड बी हैविंग। तो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर ऐसे लिख लो, and then these two would be your equinoxes and these two would be your solstices, ठीक है। सो आई होप solstice और equinox का क्या फंडा है वो समझ आ गया। एनी डाउट इन दिस? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्रिकेट से रिलेटेड था बॉक्सिंग डे। गुड गुड, ओके ठीक है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज लेट मी नो। तो इक्विनॉक्स क्या है, उसकी डेट क्या क्या है, मार्च में कैसे याद रखेंगे? मार्च में कुछ होता है, मार्च और सितंबर में दिन रात बराबर रहते हैं इक्विनॉक्स। तो 21-22 के आसपास डेट रहेगी, 20 मार्च वहां फिट कर दिया तो 21 मार्च, और यहाँ 22 सितंबर के आसपास 23 सितंबर, और इधर जून में बहुत ज्यादा गर्मी तो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। तो ऐसे याद रखना, इंटरनेशनल योगा डे इसीलिए 21 जून को बनाया जाता है बिकॉज दिन सबसे लंबा है नॉर्दर्न में। और दिसंबर में वो 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, डिपेंडिंग ऑन, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एसेंशियली दिस इज द आइडिया ऑफ इक्विनॉक्सिस एंड दिस थिंग्स, ठीक है। तो एसेंशियली हमने पूरा फंडा पढ़ लिया, मैंने इमेज के थ्रू पहले समझा दिया। यही सब मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, जस्ट सो दैट यू कैन रीड। रिवॉल्यूशन से सीजन्स कैसे चेंज होते हैं ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन। हीलियन शब्द आया है हीलियोस, हीलियोस का मतलब होता है सूरज, हीलियोस इज सन, ठीक है, ओके।
सो पी मतलब पी से आप लिंक करो पास, जो चीज पास है वो पी है। प्यार जो आपका है वो आपके पास ही होता है ना, तो पी से प्यार, पी से प्यास, पी से पेरीहिलियन। तो पी से पास, पी से पेरीहिलियन। तो हमने देखा था जो पृथ्वी है वो सूरज के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में बोलती है, घूमती है। सो एक पर्टिकुलर पोजीशन आएगी जब अर्थ वुड बी नियरेस्ट टू द सन, और एक पर्टिकुलर पोजीशन आएगी व्हेन अर्थ वुड बी द फारदेस्ट फॉर द सन, फ्रॉम द सन। तो ये पोजीशन जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, इस पोजीशन को क्या नाम देंगे, इस प्यार को हम क्या नाम देंगे, पेरीहिलियन। पेरी मीन्स पास, हीलियन मीन्स सूरज, तो सूरज के पास इज पेरीहिलियन। और जब पृथ्वी एकदम दूर होगी सूरज से तो उसको हम क्या नाम देंगे, एपीहीलियन। ओके, सो ये जो पेरीहिलियन आता है ये कब आता है, अब यही सरप्राइजिंग चीज है। आप सोचोगे अच्छा सूरज के जब हम सबसे पास होंगे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होनी चाहिए हम पे, बट ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड क्यों नहीं है ऐसा, बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल इन टेम्परेचर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, पेरीहिलियन में क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ को ज्यादा क्लोजली झुका हुआ है इस टाइम पे, rather than northern hemisphere. Northern hemisphere is away. इसीलिए पेरीहिलियन इज ऑन 3 जनवरी। सूरज के सबसे करीब पृथ्वी 3 जनवरी को होती है, येट हमें ठंडी उस दिन नहीं, हमें गर्मी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का जो इंक्लिनेशन है ये सूरज से अवे है उस टाइम पे। हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पृथ्वी से अवे झुका हुआ है इस टाइम पे, इसीलिए जो हीट का डायरेक्ट इंपैक्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में फील होता है। जब सूरज से पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है वो कब होती है, इट इज ऑन अमेरिकाज इंडिपेंडेंस डे। तो सूरज भगवान तक अमेरिका से दूरी बना के रखना चाहते हैं, सो भारत को भी दूरी बना के रखनी चाहिए अमेरिका से। सूरज भगवान तक अमेरिका से दूर हो जाते हैं। 4 जुलाई इज यूएस का इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो। सो फारदेस्ट जब सूरज से पृथ्वी होती है दैट इज ऑन 4 जुलाई। येट हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ्स। क्यों, बिकॉज अर्थ का जो इंक्लिनेशन होता है उस समय दैट इज टुवर्ड्स द सन। ठीक है, सो पेरीहिलियन एपीहिलियन क्लियर हो गए। कब, व्हेन आर दे सेलिब्रेटेड एंड व्हाई आर दे सेलिब्रेटेड, इज दिस मच क्लियर। पेरीहिलियन क्या है, एपीहिलियन क्या है, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट, इज दिस मच क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई वुड मूव फॉरवर्ड। ओके, बिल्कुल ठीक है, सबने सही जवाब दिया। इट्जी, लक्ष्य, विकास, उत्कर्ष, विजेंदर, तानाशाह, योगा, बिल्कुल ग्रेट। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो सोलिस्टाइस की हम बात कर रहे थे, हमने देख लिया समर सोलिस्टाइस इज एसेंशियली दैट डे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा देर तक रहती है, नाइट सबसे शॉर्टेस्ट होती है। एंड अगर मैं बोलूं इसको थोड़े टेक्निकल भाषा में, तो जो सूरज है दैट वुड बी एग्जैक्टली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट दैट टाइम। सो एसेंशियली सूरज का मूवमेंट आप देखोगे तो इट इज समवट लाइक दिस। जीसी लियोंग आप में से कोई बच्चा खोलेगा तो उसको ये सब दिखेगा, बट नॉट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, सो वुडंट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ये एसेंशियली क्या समझा रहा है, ये एक ग्राफ है जो बता रहा है एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। कि आप देखोगे ये जो जून की पोजीशन है, 21 जून की पोजीशन, जब हम समर सोलिस्टाइस मना रहे हैं तो सूरज की जो रोशनी है दैट इज एग्जैक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये जो है आपका, आई वुड शो इट इन द इमेज, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके डिग्री हम पहले देख चुके हैं। फिर क्या होगा, जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती जाएगी सूरज वुड स्टार्ट मूविंग डाउन, एंड देन दिस पोजीशन वुड बी योर इक्विनॉक्स। दिस वुड बी विच इक्विनॉक्स, दिस वुड बी योर ऑटम इक्विनॉक्स, सितंबर वाला। देन एकदम देयर वुड बी द विंटर्स, जब सूरज एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा, तो दैट वुड बी योर 22 दिसंबर, विंटर सोलिस्टाइस। देन अगेन सूरज दूसरी साइड पे मूव करता हुआ आएगा, दोबारा से स्प्रिंग का टाइम आएगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आएगा यहाँ पे, जब अगेन थिंग्स वुड बी इक्वल, एंड फाइनली दोबारा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूरज आ जाएगा अगेन ऑन 21 जून। सो दिस इज द एक्सप्लेनिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ सन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। कैसे होता है, व्हाट इज दिस एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, और सन रेज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कब आ रही है, 21 जून को आ रही है, समर सोलिस्टाइस वाले टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अगेन दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो ये वाली जब पोजीशन होती है, जब ये वाली पोजीशन होती है ना समर सोलिस्टाइस वाली, दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज झुका हुआ टुवर्ड्स द सन,
तो इस समय जो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, साउथ पोल जो होगा, द एरिया ऑफ द साउथ पोल, इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग नाइट फॉर 6 months. सिमिलरली जब दूसरी वाली पोजीशन आएगी विंटर सॉलिस्टाइस वाली, देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वुड बी फेसिंग लेसर सनलाइट एंड जो नॉर्थ पोल का एरिया होगा दैट वुड बी एक्सपीरियंसिंग नाइट फॉर 6 months. तो असेंशियली जो पोल्स हैं उनमें 6 months का डे होता है एंड 6 months का नाइट होता है. इसीलिए आप मुझे बताओ लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सी कंट्री को बोलते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन. अगेन अगर आपने अभी तक का कॉन्सेप्ट समझा, यू वुड बी एबल टू गेस व्हाई दिस कंट्री इज कॉल्ड. क्यों? क्योंकि जो भी चीज पोल्स के पास होगी वहां पे 6 महीने दिन रहेगा जब वो सूरज का पृथ्वी का झुकाव सूरज की तरफ होगा, और 6 महीने वहां रात होगी जब सूरज का झुकाव उससे अवे होगा. ओके, बिल्कुल सही जवाब. लक्ष्य, विकास, श्रद्धा, सौरभ, अभिषेक, शिवांगिनी, ग्रेट. सो इट इज नॉर्वे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी अगर आप लोकेशन देखोगे दैट इज वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल, तो इसीलिए वहां 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात. ओके, सो विंटर सोलिस्टाइस भी समझ लिया. विंटर सोलिस्टाइस में क्या होगा? सूरज वुड बी डायरेक्टली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगी उस समय, बॉक्सिंग डे की हम बात कर चुके हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, हम देख चुके हैं इसके बारे में. इक्विनॉक्स भी हम समझ चुके हैं. इक्विनॉक्स में क्या होगा? क्योंकि इंक्लिनेशन पैरेलल आ जा रहा है सन के, तो डे एंड नाइट वुड बी इक्वल. ओके, एंड इट इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. समर और सॉरी ऑटम और स्प्रिंग दोनों टाइम पे होता है. ठीक है. ओके, सो अल्टीमेटली ये जो क्रक्स था इसका, रोटेशन समझ लिया, रिवॉल्यूशन समझ लिया, इक्विनॉक्स का जो फंडा था वो समझ लिया. ठीक है. अब देखो इसके बाद एक और जो टॉपिक है, ऑल्दो आई एम नॉट टेकिंग इट राइट नाउ बट दिस आई एम गिविंग एज अ होमवर्क. अब मैं एक टॉपिक आपको होमवर्क दे रहा हूं बिकॉज मैंने अर्थ से ही स्टडी शुरू की थी ज्योग्राफी की. आई स्टार्टेड द स्टडी ऑफ अर्थ विद ज्योग्राफी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है. अब आपको इससे पहले एक चीज होमवर्क करनी है. अगर मेरे पर टाइम होता तो मैं उस टॉपिक को भी पढ़ाता, बट सिंस आई डोंट हैव टाइम, तो आपको लूसेंट की जीके की किताब उठानी है या कोई भी जीके की किताब, उसमें जो कॉस्मोलॉजी की यूनिट है उसको खोलना है और उससे क्या क्या चीजें पढ़नी है, जो प्लैनेट्स को लेके उसमें एक ब्रीफ आइडिया है वो पढ़ना है. चाहे तो इसकी मैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जो जो पन्ने पढ़ने हैं उसके हाईलाइट करके, उसमें कि क्या क्या पेजेस पढ़ने हैं. जो प्लैनेट्स वाला चैप्टर है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि किस प्लैनेट की क्या है, कौन से प्लैनेट को अर्थ ट्विन बोलते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट, किस प्लैनेट पे सबसे ज्यादा मून्स है, किस प्लैनेट पे एक भी मून नहीं है, और किसका रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा है, किसको सबसे ज्यादा रिवॉल्व करने में टाइम लगता है. ये सब जो बेसिक चीजें हैं लूसेंट में या किसी भी मनोहर पांडे में जो भी बुक आप प्रेफर करना है उसमें प्लैनेट्स का चैप्टर आपको एक बार देख के जाना है. ठीक है. आई would have taken that but again time would have been taken and it is more of mugging up. ठीक है. So this much funda is clear. So अर्थ से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्चुअल चीजें थी वो क्लियर हो गई कि अर्थ का रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, अर्थ में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड. जब भी अब आप कभी ग्लोब देखोगे, एसेंशियली ये जो पहली फंडे का पार्ट ऑफ द क्लास का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया कि जब भी अब आप ग्लोब देखो तो ग्लोब को देख के आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज आ सकते हैं वो सारे क्लियर हो गए. ठीक है. अब आ जाते हैं कोर ज्योग्राफी को स्टार्ट करने के लिए. सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द कोर ज्योग्राफी, जिसको मैंने आपको पहले बताया था. आई वुड बी ब्रेकिंग इट इन फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन में ह्यूमन को थोड़ा कवर करेंगे. फिजिकल ज्योग्राफी जैसे मैंने आपको बोला 3 भागों में बांटूंगा. फर्स्ट वुड बी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम पहाड़, कहीं पे पहाड़ क्यों है, कहीं पे रेगिस्तान क्यों है, कहीं पे जंगल ऐसे क्यों है, ऑल ऑफ दैट आई वुड डू इन जियोमॉर्फोलॉजी. देन ओशियंस को लेके काफी डिस्कशन करेंगे ओशियनोग्राफी में, एंड देन फाइनली क्लाइमेटोलॉजी करेंगे. तो दिस इज द आइडिया. फिजिकल ज्योग्राफी से आप जो कोर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है उसमें पहुंचेंगे. सो अभी आप में से कई सारे बच्चों की जो एग्जाम को लेके स्थिति है वो ऐसी है. ठीक है कि नहीं ऐसी स्थिति? जरा बात कर लेते हैं थोड़ी देर. सबसे पहले बताओ आप में से किस किस बंदे की स्थिति ऐसी है अभी? ठीक है कि इतने कम दिन रह गए हैं सर, काम होगा या नहीं होगा? कैप्टन तिरंगा के पहले ऐसी जिनकी स्थिति है, अंडरस्टैंड, अगर आपने चीजों को फुल एफर्ट के साथ पढ़ा, अभी भी जो 40 दिन के करीब करीब हमारे पास बचे हैं, इट इज एनफ टू क्रैक. मतलब नॉट दैट यू वुड गेट अ टॉप रैंक,
but it is enough to get you through, at least give you a chance to appear for SSB, provided whatever is being taught, you take it to your heart and implement it. ठीक है, सो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आप जा सकते हो, प्रोवाइडेड आप चीजों को एक बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्टली फॉलो करो. ठीक है, ओके. नहीं बेटा, ये मैं नहीं हूं, आई विश मैं होता, बट दैट इज नॉट द केस. ऑल्सो आप में से जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कल्कि की क्लासेस, कल्कि मुजाहिद एसएसबी लॉन्च हो चुका है. फुल लेंथ एसएसबी क्लास चल रही है फ्री में. ठीक है, तो इसको अटेंड नहीं कर पा रहे तो यार फिर आप अपने एसएसबी में सेलेक्ट होने के चांसेस डाउट में डाल रहे हो. एक कंप्लीट कवरेज है ये, यही टेलीग्राम पे होती है, सुबह के टाइम पे क्लास होती है और यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. तो यूट्यूब चैनल जाके ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है. टेलीग्राम पे लाइव क्लास हो रही है, यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं. ठीक है, ये नन्ना मुन्ना राही मैं ही हूं, बैक इन माई ग्लोरी डेज एज इट वर. ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग. ठीक है, नहीं जॉब के साथ मैनेज हो सकता है, इट वुडंट बी एन इशू. जॉब के साथ बहुत लोगों ने मैनेज करा है, सो इट इज नॉट अ बिग चैलेंज. ठीक है, कैसे करना है जॉब के साथ, बस आपको चीजों पे फिर फोकस करना है कि यार व्हाट आई नीड टू स्टडी, आई वुड ओनली स्टडी दैट. यू वुड हैव टू प्रायोरिटाइज. ठीक है, ओके. सुबह कॉलेज होता है तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग, बट रिकॉर्डिंग देखते रहो. बिल्कुल, दामिनी ने फोटो भेज दिया, दामिनी थैंक्स अ लॉट. तो दामिनी ने चैप्टर्स की फोटो और उसकी इमेजेस भी भेज दिया टेलीग्राम में, यू कैन जस्ट हैव अ लुक. इसको, इसमें जो पिंक पिंक में बोल्ड सा लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ना है. जो पिंक पिंक सा बोल्ड में है उसको पढ़ना है, और सब कुछ नहीं रटना उससे. जो मोटी मोटी बातें हैं उनको रटना है. किसी को वो समझ नहीं आएंगी तो मैं अगेन आई वुड टेक अ सेपरेट सेशन उसको डिस्कस करने के लिए, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. इतना आपको खुद से सेल्फ स्टडी में करना पड़ेगा. ठीक है, यस. ठीक है, सो अर्थ पे आ जाते हैं वापस प्लैनेट से. सो जैसे जब मैं पृथ्वी की बात करूंगा तो एसेंशियली मैं तीन चीजों की बात करूंगा. पृथ्वी पे जैसा मैंने जिन चीजों को पहले डिफाइन किया था, अर्थ की जब भी हम बात करेंगे आई वुड बी टॉकिंग ऑफ दीज थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज अर्थ की सरफेस विच इज एसेंशियली कॉल्ड एज लिथोस्फेयर. देन अर्थ का वायुमंडल विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. एंड देन अर्थ के ओशियन बॉडीज. ठीक है, ओके. सो इन तीनों पे ही वी वुड बी डिस्कसिंग थोड़ा बहुत कि कैसे ये चीजें हैं, व्हाट आर दे. सो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं. सो अर्थ की एज सबसे पहले मुझे बताओ कमेंट करके. आप सभी की एज 25 साल से कम की होगी. सो पृथ्वी की मैं आपसे अगर उम्र पूछूं कि पृथ्वी की उम्र कितनी साल है, या पृथ्वी की कोई उम्र होती भी है, सो व्हाट वुड बी द आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट्स. ठीक है, नहीं बेटा 13.5 बिलियन तो यूनिवर्स का विजेंदर आप बता रहे हो. ठीक है, 300 मिलियन तो काफी कम हो गया विशाल. सो समवेयर इन बिटवीन लेट्स फाइंड आउट. बॉर्न, बेटा बॉर्न का मतलब क्या होता है, बॉर्न नहीं हुआ. देखो अर्थ कैसे बना उसकी एक सेपरेट थ्योरीज है, मल्टीपल थ्योरीज है. एक है उसमें बिग बैंग थ्योरी जो उसको सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है. फिर ऑल देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, बट बिग बैंग थ्योरी एसेंशियली, अगेन ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन के इससे कम चांसेस है. फुल लेंथ क्लासेस अगर कभी लेने का मौका मिला तब उसको डिटेल में देखेंगे. एसेंशियली अर्थ जब बनी इट वॉज अ बॉल ऑफ रॉक्स, जस्ट बॉल ऑफ रॉक्स, जो सूरज के अराउंड एट अ पर्टिकुलर स्पीड वेलोसिटी रोटेट कर रही थी. नाउ वो अर्थ ही एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है बिकॉज अर्थ हैज लाइफ. यस बिल्कुल, ये जो जिनके यूजर नेम में बहुत सारी इमोजीज है, ही हैज गिवन अस द करेक्ट आंसर. समवेयर अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स के आसपास इज कंसिडर्ड टू बी द एज ऑफ द अर्थ. ठीक है, ठीक है, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एज ऑफ द अर्थ. तो बहुत ही लंबा टाइम होता है. दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग. ठीक है, हर्षित जहां पे आप लिख रहे हो वो लोग भी वहीं पे ही लिख रहे हैं. ठीक है, सो बॉल रॉक वॉज अ बॉल ऑफ रॉक्स और एसेंशियली इट वॉज रोटेटिंग अराउंड द सन. अब सन के अराउंड क्यों रोटेट कर रहा था, बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन वॉज प्रोवाइडिंग इट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू रोटेट अराउंड द अर्थ. ठीक है, बट अगेन दैट इज फिजिक्स.
अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सो जब अर्थ घूमता गया, ओरिजिनली इट वॉज वेरी वेरी हॉट, ठीक है, तो इससे एकदम फ्यूम्स ये सब निकल रही थी। अब क्या हुआ उसकी वजह से, क्योंकि ये इतना हॉट था तो जो इसकी रॉक्स थी वो भी मेल्टेड, कई सारी रॉक्स मेल्टेड उसमें थी। अब कोई भी चीज अगर मेल्टेड है और वो मूव कर रही है तो जो हैवी चीज है वो उसके सेंटर की तरफ मूव करने लगती है। हैवियर थिंग्स स्टार्ट मूविंग। जैसे आप कभी दूध को मटते हो ना ऐसे ऐसे करके, तो आप देखोगे सेंटर की तरफ को जो हैवी चीज होती है वो नीचे को आने लगती है, लाइटर चीजें बाहर को जाने लगती है। सो जो हैवियर चीजें थी अर्थ की, जो हैवी मेटल रॉक्स थी, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, और जो लाइटर चीजें थी दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके का लीनियनेशन हुआ, यानी क्लियर कट डिफरेंशिएशन डेवलप हो गया कि जो हैवियर रॉक्स थी अर्थ की वो सेंटर की तरफ आ गई और जो लाइटर थी वो सरफेस की तरफ रही। ठीक है, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। पहली स्टेज में ये हुआ। अब क्या हुआ कि इवेंचुअली ये धीरे धीरे घूम रही थी और घूमते घूमते भी हीट लूज कर रही थी। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस स्टार्टेड कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन होने लगी, कूलिंग डाउन होने लगी तो क्या, ये जब मेटल भी ठंडा होगा तो गैसेस रिलीज होंगी। अब अर्थ की सरफेस पे भी लेयर है तो ये क्या हुआ, अर्थ की सरफेस को क्रैक करके, दरार कर करके अर्थ के अंदर से जो गैसेज हैं वो यहां से एस्केप आउट करने लगी। अब उसकी वजह से गड्ढे हुए तो नॉट जस्ट गैसेज एस्केप फ्रॉम अर्थ बट सम ऑफ द मोल्टन रॉक्स, जो अर्थ के अंदर जो कुछ मोल्टन रॉक्स थी वो भी एस्केप करने लगी। ओके, सो दिस हैपेंड इन द सेकंड फेज कि यहां से मोल्टन रॉक्स गैसेज एस्केप करने लगी। अब क्या हुआ, ये जब गैसेज एस्केप करने लगी अर्थ से और इवेंचुअली ये ठंडी भी होती गई तो इसमें मॉइस्चर के पार्टिकल्स आने लगे और ये मॉइस्चर कंडेंस होके रेनफॉल की फॉर्म में गिरने लगा। सो इवेंचुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम रेनफॉल कंटिन्यूड टू हैपन, और लॉन्ग टाइम मतलब यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बारिश ही होती रही और उसकी वजह से काफी सारे अर्थ की सरफेस पे वाटर बॉडीज डेवलप होने लगी, ओशियन, सीज, ये सब डेवलप होने लगे बिकॉज गड्ढे तो हो ही गए थे और उसमें फिर ये वाटर डिपॉजिट हो गया, ओशियंस, लेक्स बनने लगे। फिर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट जिंदगी की शुरुआत जो पृथ्वी में होती है, दैट स्टार्ट्स इन दीज वाटर्स। ओके, फिर इवेंचुअली वाटर के बाद लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग एम्फीबियस, यानी वाटर लैंड दोनों पे, एंड देन इवेंचुअली लैंड पे। इसको आप इंडियन माइथोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हो कि इंडियन माइथोलॉजी में अगर आप कभी देखोगे तो जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो जो शुरुआती अवतार है, मत्स्य अवतार है, वो आपका प्योरली पानी में रहता है। जैसे जैसे आप जाओगे वाराह अवतार लैंड पे आएगा, देन ह्यूमंस का डेवलपमेंट होगा। तो कई बार लोग इसको ह्यूमन इवोल्यूशन और इनसे भी कई लोग लिंक करते हैं चीज को। ठीक है, ओके, ठीक है। माइथोलॉजी से विशाल ऐसे लिंक हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर कि मैं कैसे लिंक करवाना चाह रहा था। ये लिंकेज वाला पार्ट क्लियर है? ओके, सो दिस मच इज क्लियर कि कैसे चीजें क्लियर हुई। हाउ डिड द थिंग्स स्टार्ट, तो सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये चीज क्लियर हुई। लाइफ वाटर से स्टार्ट हुई एंड इवेंचुअली आगे गई। ये अगेन एनडीए में एक बार पूछा जा चुका है, लाइफ कहां से स्टार्ट हुई है, वाटर, ये वो, तो आपको बेसिक एक आइडिया आ गया। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, अर्थ वॉज एसेंशियली अ हॉट बॉल, फिर वो सूरज के अराउंड रोटेट कर रही थी तो धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होते होते क्योंकि ये गोल गोल घूम भी रही थी तो हैवियर चीज अर्थ के सेंटर की तरफ गई, लाइटर चीजें सरफेस पे आई। इसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, हैवी चीज अंदर, लाइट चीज सरफेस पे, और सिंस ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही थी, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर। फिर क्या हुआ, ठंडी होती गई तो धीरे धीरे जो गैसेस थी ठंडी होने के बाद निकली तो वो अर्थ की सरफेस को तोड़ के बाहर आई और ठंडी हुई, मॉइस्चर बना और रेनफॉल हुई, उससे ओशियंस बने, फिर ओशियंस में लाइफ जनरेट हुई एंड इवेंचुअली इवोल्यूशन होता गया। और आज आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के फोन स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। ये इवेल्युएशन ऑफ लिथोस्फेयर है। तो ये अर्थ के ऊपर फाइनली जो सरफेस बनी, जिसमें कहीं पे ओशियंस बने, कहीं पे माउंटेन्स बनेंगे, कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉक बनेगी, दैट इज एसेंशियली कॉल्ड एज द लिथोस्फेयर। इसमें लिथो का मतलब क्या है, लिथो का मतलब ही होता है रॉक। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेयर। तो क्या अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो हवा है, वो उसकी कॉम्पोजिशन सदा से यही रही है जो अभी है? आंसर इज नो। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसकी कंपोजिशन भी विद टाइम हैज चेंज्ड। विद टाइम द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हैज चेंज्ड। कैसे?
देखो ओरिजिनली तो अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। सूरज के अराउंड अर्थ घूम रही थी। ओरिजिनली कोई ऐसा बड़ा एटमॉस्फेयर था नहीं। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस थी। हाइड्रोजन हीलियम जैसी हल्की गैसेस थी। और हम जानते हैं सूरज का ग्रेविटेशनल पुल वाज वेरी स्ट्रांग। तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम कितना कम होता है? 1 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका भी 1 होता है, इसका 2 होता है, हीलियम का 2 होता है, 4 होता है, 4 होता है आई गेस हीलियम का, या 2 होता है। हा हे ली बी बो सिनॉफ होता है ना। हाँ He2 4 होता है ना शायद। हाँ 4 इसका वेट है, सॉरी, और इसका 1 है। सो ये सूरज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करा, तो ये हल्के थे तो अट्रैक्ट हो गए। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये जो ओरिजिनल प्राइमोर्डियल गैस एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, जो एसेंशियली हाइड्रोजन और हीलियम थी, सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको अपनी ओर खींच लिया और ये गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर से खिंच गई। इसलिए अर्थ एक तरीके से क्या हो गई, नंगी हो गई, नंगी, न्यूड। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डी गैसिफिकेशन। सो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, डी गैसिफिकेशन। जो हाइड्रोजन हीलियम अर्थ के इनिशियल एटमॉस्फेयर में थी, दे वर अट्रैक्टेड बाय द सन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दे वर रिमूव फ्रॉम अर्थ के ओरिजिनल एटमॉस्फेयर। दूसरी स्टेज पे क्या हुआ, हमने देखा अर्थ के अंदर से जो गैसेस थी, वोल्केनिक मोल्टन मटेरियल थे, जो लावा था उसके साथ जो बह बह के गैसेस निकली, वो सब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई और उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर में चीजों को चेंज किया। ठीक है, सो दैट वाज द सेकंड स्टेज। इस सेकंड स्टेज में हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की थी। ओके, फाइनली अब क्या हुआ, लिविंग लाइफ जनरेट हुई ग्रेजुअली टाइम के साथ अर्थ पे, और इस लाइफ के जनरेट करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन आने लगी। तो आप सब जानते हैं जब एक बार लाइफ जनरेट होती है, एसेंशियली प्लांट फॉर्म और ये जो साइनोबैक्टीरियाज थे, ऑल ऑफ दैट वर द इनिशियल थिंग्स दैट इवॉल्व, और फिर इवेंचुअली इन्होंने एटमॉस्फेयर को अपने चेंज करना शुरू करा, एंड देन ऑक्सीजन काफी एटमॉस्फेयर में इस टाइम से आना शुरू हुई। ठीक है, तो ओरिजिनल जो अर्ली एटमॉस्फेयर था सेकंड स्टेज में, जब अर्थ के अंदर से गैसेज आ रही थी, इट वाज ह्यूजली रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर, और बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन थी। ओके, सो ये जो डीगैसिफिकेशन का प्रोसेस था, जब अर्थ के अंदर से गैसेज निकल के आई और जब ये नया एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद जब लाइफ जनरेट हुई, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा। ठीक है, सो अभी प्रेजेंट कंपोजिशन क्या है, अभी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स, हर बच्चे को पता है, इट इज द नाइट्रोजन गैस। अराउंड 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। सेकेंड भी सबको पता है, दैट इज ऑक्सीजन, जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, 21%। ठीक है, अब तीसरे में काफी लोग गलती करते हैं। सो थर्ड इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज आर्गॉन, जो एक इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, नोबल गैस है। सो थर्ड पे 0.93% इज आर्गॉन, एंड देन वी हैव अदर थिंग्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑल ऑफ दैट। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा सबको पता होता है एटमॉस्फेयर में गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे पता होता है ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे कई बच्चों को नहीं पता होता, दैट इज आर्गॉन। तो याद रखेंगे, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा फेमस कौन है, अरे नोरा आपकी गाइज, नोरा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड पृथ्वी पे सबसे तेज, सबसे ज्यादा पॉपुलर ताकी ताकी। ओके, सो इट इज नोरा। ठीक है, इस आर्गॉन के लिए आर। ठीक है, सो दैट इज क्लियर। एटमॉस्फेयर कैसे बना, व्हाट वाज द स्टेजेस, और प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ हमारे एटमॉस्फेयर की क्या है। ओके, ठीक है, सो एनी डाउट टिल नाउ, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क, अदरवाइज वी वुड बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज आती है लग रहा है। सो बट स्टिल, क्योंकि अंडरस्टैंड करना है, तो वी वुड हैव अ लुक एट इट, स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। फाइनली हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर में एसेंशियली क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर इज द वाटर वाला कंपोनेंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अर्थ का कितना परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर। सो ये भी कैसे बना, जैसे मैंने बोला आपको, अर्थ से गैसेस निकली, इवेंचुअली वाटर वेपर के साथ वो मिली, और उसके बाद जो रेन शुरू हुई, उस रेन से ये अर्थ की हाइड्रोस्फेयर, यानी अर्थ की जो भी वाटर वाली जोन है, इट डेवलप्ड। ठीक है, सो ये जो रेनफॉल हुई अर्थ पे बिकॉज ऑफ दिस,
इट वाज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर की वजह से जो रेनफॉल हुई, हाइड्रोस्फीयर डेवलप हुई जिसकी वजह से, सो ये जो रेन हुई इट वाज अ काइंड ऑफ एसिड रेन। तो ये काफी सारे सालों तक ये एसिड रेन होती रही, एसिड ईयर्स वर दीज ईयर्स व्हेन डी-गैसिंग के टाइम जो अर्थ के अंदर से गैसेस निकली दे लेड टू रेनफॉल, और फिर ये रेनफॉल सिंस इट वाज कंबाइंड विद द एसिडिक गैसेस व्हिच वर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एसिड रेन हैपेंड फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। इवेंचुअली फिर लाइफ जनरेट हुई, फोटोसिंथेसिस हुआ एंड देन धीरे धीरे ऑक्सीजन आना शुरू हुई एंड द लाइफ ओरिजिनेटेड इन द ओशियंस। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आई वुड डिस्कस टुमारो बिकॉज आई गेस आज काफी सारे बच्चे आर नॉट इन द लाइव क्लास, सो आई वुड आज यहीं पे इसको रोकेंगे बिकॉज काफी स्टूडेंट लाइव क्लास में नहीं है, सो वुडेंट वांट देम टू मिस द सेकंड पार्ट ऑफ द टुडेज क्लास, सो वी वुड एंड हियर टुडे। कल सुबह दोबारा से एसएसबी की क्लास है, सो बी रेडी फॉर द एसएसबी क्लास। और अभी हम क्लासेस लाइव स्ट्रीम टेलीग्राम पे कर रहे हैं, वर्दीशाला के चैनल पे 8 PM पे 9 PM पे रोज रात को, तो आप आके अटेंड कर सकते हैं। इवेंचुअली वी वुड सी, आप लोगों से सजेशन भी चाहता हूं कि आप यूट्यूब की वीडियो जो अभी जब हम आज अपलोड कर देंगे तो आप मुझे उसके नीचे लिख के बताइएगा वेदर यू वांट अस टू लाइव स्ट्रीम डायरेक्टली ऑन यूट्यूब और डू यू वांट अस टू लाइव स्ट्रीम हियर ऑन टेलीग्राम। ठीक है, तो ये आई वुड रिक्वेस्ट यू, एक बार वीडियो एंड हो जाए तो टेल मी इन द कमेंट्स। So that's all from my side. If you like the content, please do like and share the content with all, because we are conducting these courses for free and it would be beneficial if you share the message. So that's all from my side. Bye bye. Jai Hind. Thank you for your time.